पटरी पर बच्चे की मौत। ऋतु अपने पति राज और 4 साल के बेटे चंदन के साथ छोटे से गांव में रहती थी। दोनों अपने काम पर चले जाया करते थे। वहीं चंदन अपने घर में अकेला पड़ जाता। उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता था। रात का समय था। ऋतु अपने बेटे चंदन और पति के साथ खाना खाकर सोने के लिए जा रही होती है कि तभी उसके बेटे को एक आवाज सुनाई देती है। चंदन, इधर आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? चंदन के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। उसकी ये बात सुनकर चंदन खुश हो जाता है और वो सोचता है, मेरे साथ कोई भी खेलने वाला नहीं है, मेरा दोस्त भी नहीं है। क्यों ना मैं अपने इस दोस्त के साथ खेलूं? इतना सोचकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसको एक बच्ची दिखाई देती है और चंदन भी उसके साथ खेलने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसका पीछा करते करते चंदन ट्रेन की पटरी पर आ पहुंचता है। बच्ची अचानक से एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और बहुत तेज तेज हंसने लगती है। चंदन उस पटरी से बाहर आने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में चुड़ैल अपने हाथों से एक जादू करती है और उस छोटे से बच्चे को उस पटरी पर मानो बांध देती है। वो बच्चा कहीं भी नहीं जा पा रहा था और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ट्रेन आ जाती है, जिस वजह से उस छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। ये देख चुड़ैल हंसते हुए खुद से बोलती है, आखिरकार मुझे अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बहुत जल्दी अमर हो जाऊंगी। ऐसे ही अगली रात मेघा अपनी छोटी सी बच्ची के साथ सो रही थी कि तभी तेज हवा चलने लगी और मेघा के घर का दरवाजा कोई तेज तेज पीट रहा था। जैसे ही मेघा अपने घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने कोई भी नहीं होता। उसके कानों तक सिर्फ हवाओं की आवाज जा रही थी। जैसे ही मेघा घर का दरवाजा बंद करके अपनी बेटी के पास सोने के लिए जाती है कि वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और चीखते हुए अपने घर के बाहर आ जाती है। उसकी ये चीख सुनकर सभी गांव वाले बाहर आते हैं। एक गांव वाला मेघा से बोलता है, अरे मेघा बहन, तुम इस तरह से चीख चीख कर काहे रो रही हो? मेघा गांव वालों को सब कुछ बता देती है। ये बात सुनकर गांव वाले कुछ नहीं बोलते और चुपचाप अपने घर में चले जाते हैं। बेचारी मेघा रोती रह जाती है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे करके चुड़ैल का आतंक उस गांव में बढ़ता ही जा रहा था। ये बच्चों को उठाकर ले जाती और ट्रेन की पटरी पर मार देती। एक दिन सरपंच की पोती को उठाकर चुड़ैल ले जाती है। अपने पोती को बचाने के लिए सरपंच गांव में शोर मचाता है, गांव वालों, मेरी पोती गायब हो गई है। वो चुड़ैल अब मेरी पोती को भी उठाकर ले गई है। ये सुनकर मेघा अपने घर से बाहर आती है और सरपंच से बोलती है, क्यों सरपंच जी, आज खुद की पोती गायब हुई तो तुम्हें चुड़ैल का आतंक दिखाई दे रहा है? और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी के लिए मदद मांग रही थी, तब तुम लोग कहाँ गए थे? गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल उस बच्ची को ट्रेन पर ले आती है और बहुत तेज तेज हंसने लगती है। हंसते हुए वो खुद से बोलती है, ये मेरा नवा शिकार था। अब बस एक बच्चे की और जरूरत है। मेरे 10 शिकार पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं भी अमर हो जाऊंगी। चुड़ैल खुद से बात करते हुए हंसी रही होती है कि तभी उसकी हंसी सुनकर वहाँ पर सभी गांव वाले आ जाते हैं। सरपंच अपनी पोती को देखकर उसको बचाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ से ट्रेन गुजरने लगती है और उसकी पोती की भी जान चली जाती है। बेचारा सरपंच फूट फूट कर रोने लगता है और उस चुड़ैल से बोलता है, आखिर तेरा हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था? तू हम लोगों के बच्चों को इस तरह क्यों मार रही है? तुम लोगों को मैं कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। सरपंच सवाल जवाब कर ही रहा होता है कि तभी मेघा वहाँ आती है और चुड़ैल के ऊपर भगवान का सिंदूर फेंक देती है। वो सिंदूर से चुड़ैल के शरीर पर जाते ही उसका शरीर जलने लगता है और उसके शरीर पर जलने के निशान आ जाते हैं।
चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है। मर गई रे। अरे करम जली, क्या फेंक दिया तूने? अगर तूने हम लोगों को अपना सच नहीं बताया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू हम लोगों को ये बता कि तू हमारे बच्चों को मारकर आखिर करती क्या है? बताती हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर ये सिंदूर मत फेंकना, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे अमर होना है। इतना कहकर चुड़ैल उसको अपनी कहानी बताने लगती है। जूनागढ़ गांव में मीनू अपने पति के साथ खुशी से रहा करती थी। उसका पति एक सरकारी अफसर था। एक दिन रेहान अपने ऑफिस में जाता है कि तभी उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। और जब ये बात मीनू को पता चलती है तब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस से पूछती है, इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे पति को क्यों अरेस्ट किया है? आखिरकार उनकी गलती क्या है? तेरे पति ने रिश्वत ली है और इसको अब फांसी होगी। बेचारी मीनू पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया और कुछ दिन बाद रेहान को फांसी पर लटका दिया गया। ये सब देख मानो मीनू को कोई सदमा लग गया हो। उसकी हालत देखकर उसके पास एक औरत आती है और उससे बोलती है, अरे बहना, तुम काहे रो रही हो? मीनू उस औरत को सारी बात बता देती है और उसकी बात सुनकर वो औरत उससे बोलती है, अरे बहना, तुम अपने पति को जिंदा कर सकती हो और अपने पति के साथ साथ हमेशा अमर होकर जी सकती हो। अरे बहन, वो कैसे हो सकता है? ऐसा संभव है क्या? हाँ बहन, ऐसा संभव है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारे पति जीवित हो जाएगा। तुम काला जादू सीख लो। काली जादू से तुम अपने पति को जिंदा कर सकती हो। अपने पति की लालसा में मीनू काला जादू सीखने के लिए हाँ कर देती है और वो धीरे धीरे करके काला जादू सीखने लगती है। काली जादू में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसको बलि की आवश्यकता थी और वो धीरे धीरे करके लोगों की बलि देना शुरू कर देती है। जब गांव में ये बात पता चली तब सभी गांव वालों ने तांत्रिक को ये सारी बात बता दी। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उसको जिंदा जला दिया। मीनू का शरीर तो छूट गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक भटक रही थी और वो एक बार फिर इंसानी रूप लेने की लालसा में बच्चों को मारना शुरू कर रही थी। मैंने 9 बच्चों को मार दिया है। मेरा एक आखिरी शिकार है। तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर गांव का एक आदमी सरपंच से बोलता है, अरे सरपंच जी, ये कोई मामूली तांत्रिक नहीं लग रहा है। ये कोई जाना माना तांत्रिक है और यही तांत्रिक हमें इस चुड़ैल से बचा सकता है। हमें इस तांत्रिक को ढूंढना पड़ेगा और इस चुड़ैल को रोकना होगा, क्योंकि अगर इसने एक बार इंसानी रूप धारण कर लिया तो बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। तभी गांव वालों तांत्रिक को बुला लेते हैं और तांत्रिक चुड़ैल को जलाकर हत्या कर देता है।